बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। मैं आज आपके साथ एल्ज़ेफ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा और हम मज़ीद प्रोग्राम लिखना भी देखेंगे। तो बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि एल्ज़ेफ स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस मौजूद होती हैं और उन कंडीशंस में से सिर्फ एक ही कंडीशन एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर रही होती है, क्योंकि वो तमाम कंडीशंस एक दूसरे के अल्टरनेटिव होती हैं और अगर उन तमाम कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो नेक्स्ट तमाम कंडीशंस स्किप कर दी जाती हैं और कंट्रोल इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है। यह हमारे पास ऐसी सिचुएशंस में यूज होता है जब हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस हो, मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल क्राइटेरिया हो और उनमें से किसी एक क्राइटेरिया को हमने सिलेक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल ग्रेड्स वाला प्रोग्राम। और इसी तरह से हमारे पास और भी प्रोग्राम होते हैं जिनमें हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होता है और उनमें से किसी एक क्राइटेरिया ने ही एग्जीक्यूट होना होता है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं पहले एग्जांपल को। और पहले एग्जांपल हमारे पास देखें, प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक whether it is uppercase letter, lowercase letter or not a letter. Means इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट ली जाएगी और उसे चेक किया जाएगा कि क्या वो अपर केस लेटर है, कैपिटल ए से कैपिटल जी में से कोई एक अल्फाबेट आ रहा है, या लोअर केस लेटर है, स्मॉल ए से स्मॉल जी के दरमियान में कोई अल्फाबेट है, या फिर ना वो अपर केस लेटर है ना ही लोअर केस लेटर है, वो कोई और आस्की सिंबल हो सकता है। बच्चों, एक चीज और यहां पर आपको बताता जाऊं, आस्की सिंबल्स या आस्की कैरेक्टर्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास आस्की कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम कन्वर्जन करते हैं या जब कंपाइलर डाटा को रिप्रेजेंट करता है तो वह आस्की कैरेक्टर्स की बेस पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये 256 कैरेक्टर्स हैं और इनमें से कुछ कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपके सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इन आस्की कैरेक्टर्स के कोड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ डिस्कस करूं तो कैपिटल ए का कोड हमारे पास आस्की कोड क्या होता है, 65 होता है। मींस कंप्यूटर इसकी बाइनरी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसकी बाइनरी हमारे पास इसी तरह स्मॉल ए की जब मैं बात करता हूं तो इसका आस्की कोड क्या है, 97 आ जाता है। अगर हम किसी भी नंबर्स की बात करें, न्यूमेरिक कैरेक्टर की, तब ये 1 मेरे पास एक क्या है, न्यूमेरिक कैरेक्टर। जब भी कैरेक्टर्स होंगे तब हमने कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन मार्क्स को अप्लाई करना होता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जब भी कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स को लिखते हैं तो बगैर सिंगल कोट्स के लिख देते हैं। जब भी एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तब हम उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं और सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं। कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड करता है कि ये सिंगल कोट है, सिंगल कोट कैरेक्टर है या ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर मैंने न्यूमेरिक कैरेक्टर की बात की, इसकी आस्की वैल्यू 49 आ जाती है। मींस अगेन बता दूं कि ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जबकि कंप्यूटर क्या करता है, इनकी बाइनरी कन्वर्टेड वैल्यूज को प्रोसेस कर रहा होता है। अब इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे पहले ही इस चीज को डिस्कस कर लिया कि ये क्या कहता है कि इनपुट अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनपुट करना है और उसे चेक करना है। चेक का मतलब, जब भी चेक का वर्ड आ रहा है मतलब हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज करना है। किसी भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर, आइदर वो सिंपल इफ हो सकता है, इफ एल्स हो सकता है, एल्स इफ स्ट्रक्चर हो सकता है, इनमें से किसी भी एक स्ट्रक्चर को यूज करना है। अब कंडीशंस क्या कह रहा है, वेदर इट इज एन अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर आर नॉट अ लेटर। मींस 3 क्राइटेरिया इसने दे दी कि वो कैरेक्टर अपर केस लेटर भी हो सकता है, लोअर केस भी, और एक कैरेक्टर अल्फाबेटिक कैरेक्टर नहीं भी हो सकता, कोई दूसरा सिंबल या न्यूमेरिक कैरेक्टर जो भी हो, लेकिन अल्फाबेट्स नहीं है। प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम के अगेन स्टार्ट में हेडर फाइल्स हमने लगा दी।
हेडर के बाद मेन का फंक्शन आ गया, कंप्यूटर प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, कंपाइलेशन हमेशा मेन प्रोग्राम से ही स्टार्ट हो रही होती है। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हमें चाहिए थे। स्टेटमेंट में गिवन है इनपुट अ कैरेक्टर, मींस के एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमें चाहिए, तो मैंने यहां पर ch नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। जब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब हम इसे इनिशियलाइज करवाते हैं। बच्चों आप लोग जानते हो कि इनिशियलाइजेशन बाय असाइनिंग द वैल्यू भी होती है, इनिशियलाइजेशन बाय इनपुट फंक्शन भी होती है। तो जब हम इनपुट फंक्शन की बात करते हैं, उससे पहले क्या इनपुट करना है, हमें एक मैसेज लाजमी प्रिंट कर देना चाहिए स्क्रीन पर, ताकि किसी भी नए यूजर को यह पता लग सके कि इस प्रोग्राम में यूजर क्या मांग रहा है। इंटर अ कैरेक्टर, जब हमने सी आउट ये मैसेज प्रिंट करवा दिया कि इंटर अ कैरेक्टर, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। बच्चों यहां पर मैं एक नए वे में इनपुट आपको करवाता हूं, जो कि कैरेक्टर इनपुट के लिए यूज हो रही है। ज्यादातर तो हम सी इन के थ्रू इनपुट लेते हैं, यानी कि सी इन और सी एच, लेकिन इसे मैंने कमेंट में लिखा है। कमेंट में क्यों लिखा है, मैं इसके जरिए से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा, बल्कि मैं क्या करूंगा, एक सी एच इक्वल टू गेट सी एच ई, मैं इनपुट कैरेक्टर इनपुट फंक्शन जो है गेट सी एच ई का पिछले चैप्टर में आप पढ़कर आए हैं, ये कंसोल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन होता है, इसे यूज करेंगे और इसके जरिए से हम सी एच के अंदर इनपुट वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। गेट सी एच ई और सी इन दोनों में फर्क क्या है और मैं इसे क्यों यूज कर रहा हूं, जबकि दूसरे प्रोग्राम्स में इसे यूज नहीं किया अभी तक। जब भी हमने न्यूमेरिक इनपुट लेनी होगी तब हम सी इन को यूज करेंगे, लेकिन अगर कैरेक्टर इनपुट लेनी हो तब हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, गेट सी एच ई और सी इन का। आपने पिछले चैप्टर के अंदर इनका डिफरेंस भी देखा कि सी इन और गेट सी एच ई में डिफरेंस क्या है। बेसिकली गेट सी एच ई कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस हैं और ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते हैं और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली टर्मिनेट भी हो जाते हैं। मतलब जैसे यूजर ने कैरेक्टर की प्रेस की, यूजर इनपुट आपके मेमोरी में गई, साथ में ही कंट्रोल इसको टर्मिनेट कर देगा और इसके जरिए एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हम वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकते। उसके बरक्स अगर हम सी इन इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो सी इन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। सी इन की इनपुट को टर्मिनेट करने के लिए इंटर की प्रेस करना पड़ती है। जब तक हम इंटर की प्रेस नहीं करते, यूजर जो भी वैल्यू इंटर करता जा रहा होता है वो मेमोरी कैपेसिटी के मुताबिक उतनी वैल्यू उसमें स्टोर कर लेता है। हम सी इन और कैरेक्टर इनपुट लेते हैं तो इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो स्टोर ऑब्वियसली मेमोरी के अंदर सिंगल कैरेक्टर ही करेगा, लेकिन ऑटोमेटिक टर्मिनेट नहीं करेगा। किससे? सी इन स्टेटमेंट से। अगर हम चाहते हैं कि हम इंटर की प्रेस ना करें और जैसे ही कोई की इंटर करें, कोई कैरेक्टर इंटर करें, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाए, तब हम सी एच इक्वल टू गेट सी एच ई वाला फंक्शन यूज करेंगे। और दो फंक्शंस हैं, एक गेट सी एच, एक गेट सी एच ई। अब अगर हम गेट सी एच और गेट सी एच ई को देखें तो मैंने यहां पर गेट सी एच क्यों नहीं यूज किया, गेट सी एच ई क्यों यूज किया? इस वजह से कि जैसे ही कैरेक्टर इनपुट होगा तो ये ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले भी कर देगा, जबकि गेट सी एच फंक्शन इनपुट ले लेता है, ऑन द स्क्रीन उसे डिस्प्ले नहीं करता। तो बच्चों यहां से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी हमने कैरेक्टर इनपुट लेनी होती है तो वो दोनों तरीकों से ली जा सकती है और इनका डिफरेंस भी पता लग गया कि अगर इस वे में लेंगे तो सिंगल कैरेक्टर के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन जब सी इन से हम इनपुट लेंगे तब ये इंटर की रिक्वायर्ड करेगा टर्मिनेट करने के लिए इनपुट को। इसके बाद अब हम कंडीशंस पर आते हैं कि हमने अपर केस लेटर्स को कैसे चेक करना है कि ये एक अपर केस अल्फाबेट लेटर है। उसके लिए हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि इफ की कंडीशन लगाई, सी एच का वेरिएबल आ गया आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, सी एच का वेरिएबल, और इसे हम चेक कर रहे हैं किससे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। एंड ऑपरेटर आ रहा है, एंड
CH is less than or equal to कैपिटल Z। कैपिटल A और कैपिटल Z के दरमियान या कैपिटल A से स्टार्ट होकर कैपिटल Z तक के जो कैरेक्टर्स हैं ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, करेक्ट कर देगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कि तमाम की आस्की A के बाद मेरे पास B आ जाता है, B के बाद C है, D है और ये कहां तक अप टू Z चलता है, मतलब कि ये तमाम कैरेक्टर्स की कंडीशन के लिए ट्रू हो जाएगा। अगर जो यूजर एक अपर केस लेटर इंटर करता है तब ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और सी आउट CH इज एन अपर केस लेटर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मींस वो कैरेक्टर जो यूजर ने इनपुट किया और उसके बाद ये आ जाएगा इज एन अपर केस लेटर। फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने CH के अंदर A इंटर कर दिया, कैपिटल A अपर केस A इंटर कर दिया, अब CH की वैल्यू क्या है A is greater than or equal to A, yes it is true, and CH means कि A is less than equal to capital Z, yes it is also true। मतलब कि एंड ऑपरेटर के थ्रू हमारे पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी होता है। अगर दोनों में से किसी एक कंडीशन को ट्रू होना हो तब हम आर ऑपरेटर यूज करते हैं, लेकिन जब भी एंड ऑपरेटर है तब कंडीशंस लगी हैं, मतलब दो कंडीशंस लगी हैं तो उनका ट्रू होना लाजमी होता है। अब एक ही केस में ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो मींस कि ये इफ ब्लॉक ट्रू हो गया और कंट्रोल कहां आ जाएगा, इसके सी आउट पर आ जाएगा और कंट्रोल इस सी आउट को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब कि ए इज एन अपर केस लेटर और ये एल्स इफ और इसके साथ साथ एल्स ब्लॉक को स्किप कर देगा। अगर यूजर ए इंटर नहीं करता तब ये नेक्स्ट ब्लॉक पर आता है, इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता और नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता है। फॉर एग्जांपल कि यूजर कैपिटल अपर केस ए की बजाय स्मॉल ए इंटर कर देता है। अब जब स्मॉल ए इंटर करता है तब वो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर कंट्रोल कहां आ जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा और अब इस केस में ये ट्रू हो रही है, मींस के ये इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और पहली स्टेटमेंट भी स्किप हो गई थी, इसके बाद अगर एल्स की स्टेटमेंट होगी तो उसे भी स्किप करते हुए कंट्रोल प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा या अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। अगर इनपुट हमारे पास ना तो ए अपर केस में आई ना लोअर केस में आई, कोई भी सिंबल आ जाता है, लाइक मैं प्लस का सिंबल इंटर कर देता, अब कंट्रोल क्या करेगा, अब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स थी, ये इधर से स्किप होकर इधर आ गया, ये वाली कंडीशन चेक की, ये भी कंडीशन फॉल्स थी, अब कंट्रोल एल्स स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। देखते हैं कि एल्स में हमारे पास क्या है और क्या एग्जीक्यूट करवाएगा। नेक्स्ट पोर्ट पर चलते हैं। सो बच्चों अब हमने इनपुट किया है प्लस और प्लस के केस में ना तो पहली कंडीशन चेक हो रही है अपर केस वाली और ना ही दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है जो लोअर केस वाली है, मींस के कंट्रोल दोनों कंडीशंस को स्किप करके थर्ड कंडीशन पर आ गया और वो थर्ड कंडीशन या थर्ड स्टेटमेंट कौन सी है, एल्स ब्लॉक की है। अगर यहाँ कोई कंडीशन होती तो उसे चेक करता, अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है तो ये इस एल्स ब्लॉक पर चला गया और इधर इसने क्या कर दिया कि सी आउट और CH is not a letter, means plus is not a letter। और इसके बाद ये क्या करेगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। अगर पहला कैरेक्टर मींस के अपर केस लेटर ए होता तब भी क्या था कि वो पहले कंडीशन को ट्रू करता और उसके बाद कंट्रोल यहां पर आ जाता। इसी तरह आपके पास ये कंडीशंस वाले प्रोग्राम यूज होते हैं और इस तरह से हमारे पास प्रोग्रामिंग इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए की जाती है। अब हम इसके आउटपुट को डिस्कस करते हैं। इसकी आउटपुट हमारे पास यहाँ देखें कि दी इंटर अ कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि दी ए इनपुट की, जब हम ए इनपुट करते हैं तो ये क्या आउटपुट दे रहे हैं कि ए इज एन अपर केस लेटर। याद रखिएगा जो भी सी आउट स्टेटमेंट होगी आउटपुट उसी तरह से आएगी और उस सी आउट स्टेटमेंट के अंदर या जो हम मैनिपुलेटर्स यूज कर रहे हो या एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर रहे हो तो उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके जरिए से हम आउटपुट को मॉडिफाई करते हैं। दूसरा केस आ गया कि इंटर अ कैरेक्टर।
अब प्लस इंटर कर दें या कोई भी और नंबर या कोई भी और कैरेक्टर इंटर कर दें, लाइक आउटपुट के अंदर मैं 5 इंटर कर देता हूं, तो ये क्या कह रहा है, 5 इज नॉट अ लेटर, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में चेक कर रहे थे क्या ये अपर केस लेटर है या ये लोअर केस लेटर है या फिर ये लेटर नहीं है। तो इन दिस केस हमारे पास दूसरा केस भी ये बता रहा है कि इंटर अ कैरेक्टर 5 एंड 5 इज नॉट अ लेटर, मींस ये ना तो अपर केस है और ना ही लोअर केस है, बल्कि ये कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर या अदर कोई सिंबल स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह हो सकते हैं। बच्चों, इस तरह से आपका पहला प्रोग्राम कंप्लीट होता है और अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रोग्राम को। सेकंड प्रोग्राम की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रोग्राम है, इस वजह से इसके साथ हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का भी लिख देते हैं। ये हर पेपर के अंदर लाजमी डिस्कस किया जाता है, हर पेपर के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है और किसी न किसी पेपर में ये लाजमी आ जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसे रिटन प्रैक्टिस भी करें, साथ में फिर कंप्यूटर कंपाइलर ओपन करें और उसके थ्रू भी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब देखते हैं इस प्रोग्राम में है क्या। इट इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड, यूजर ग्रेड्स प्रिंट करें। लाइक आप लोग भी अपने ग्रेड्स कैलकुलेट करते हो जब आपके सामने मार्कशीट्स आती कि ए ग्रेड बना, बी बना, सी बना या डी ग्रेड बना, और कह रहा है कि प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसे यूजर जब मार्क्स इंटर करे तो वो उसका ग्रेड डिस्प्ले कर दे अकॉर्डिंग टू द गिवन स्कीम। मींस ये आपके पास ग्रेडिंग स्कीम, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ग्रेडिंग स्कीम होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी ग्रेडिंग स्कीम कह लें, या यूनिवर्सिटीज की अपनी होती है, कॉलेजेस की अपनी होती है, हर बोर्ड्स की अपनी होती है, तो ये डिफरेंट हो सकती हैं। हमने एक सैंपल ग्रेडिंग स्कीम यहाँ पर बता दी और इसी ग्रेडिंग स्कीम के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को राइट डाउन भी करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि मार्क्स क्राइटेरिया और साथ में ग्रेड। अगर कहता है मार्क्स 80 से अबव हो और या 80 के इक्वल हो और 100 से बिलो या 100 के इक्वल हो तो कौन सा ग्रेड होगा, ए। ये मैथमेटिकल वे में लिखा गया है, प्रोग्रामिंग में हम इसे दूसरी तरह से लिखेंगे। याद रखिएगा, एज इट इज इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने इफ की कंडीशंस के अंदर, बल्कि आपके प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स को दूसरी तरह से लिखा जाता है। आपके प्रोग्रामिंग के जो ऑपरेटर्स हैं वो मैथ के ऑपरेटर से डिफरेंट होते हैं कुछ। 80 के बाद 70 मार्क्स आर greater than or equal to 70 and marks are less than or equal to 79। इसे हम दूसरे केस में marks are less than 80 भी कह सकते हैं। अब थर्ड देन क्या होगा, बी ग्रेड आ जाता है। अब थर्ड की तरफ आते हैं, देन marks are greater than or equal to 60 and marks are less than or equal to 69, then grade C। नेक्स्ट क्राइटेरिया जिसमें मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स आर लेस देन आर इक्वल टू 59, इसमें आपके पास डी ग्रेड आ जाता है। इसके बाद आपका मार्क्स आर लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड मार्क्स आर लेस देन आर इक्वल टू 49, देन एफ ग्रेड आ जाता है। बेटा नेगेटिव मार्किंग या अबव 100 मार्किंग इनवैलिड नंबर्स आ जाते हैं, तो उसे किसी क्राइटेरिया में, ग्रेडिंग क्राइटेरिया में कंसीडर नहीं किया जा रहा होता। इसी वजह से यहां पर हमने बाउंड्रीज बना दी कि मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 100 और इसी तरह से मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर हम इन्हें ओपन छोड़ देते हैं, यानी मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और मार्क्स आर लेस देन आर इक्वल टू 49, तो इनमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम भी मैटर करता है, और जब हम अपनी कंडीशंस को ओपन कंडीशंस के तौर पर छोड़ देते हैं तो वहां पर हमारे पास रॉन्ग वैल्यूज के ऊपर भी वो करेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी बेस पर हमारे प्रोग्रामिंग एरर्स जनरेट हो सकते हैं, सम टाइम ऑफ लॉजिकल एरर्स जनरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको जब भी कंडीशंस बनानी होती हैं तो प्रॉपर कंडीशंस बनाएंगे और इनके थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके प्रोग्राम को डिस्कस करने के लिए
हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं और उधर हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो बच्चों अब इस प्रोग्राम की तरफ हम आते हैं। इस प्रोग्राम को देखिएगा कि # include iostream.h, इसी तरह # include conio.h ग्रेड्स का प्रोग्राम है। कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन जब भी होंगी ये आपके प्रोग्राम्स में, तब आपको स्पेशल हेडर फाइल्स की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई आप स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं लाइक स्क्वायर रूट, पावर वगैरह, तब math.h की जरूरत है। इस प्रोग्राम में हमारे पास कोई ऐसी कैलकुलेशंस नहीं हो रही, तो हमें कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल की जरूरत भी नहीं है। एक और चीज कि आप जब हेडर फाइल्स यूज करते हैं तो हेडर फाइल्स एक या तो आपकी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखी जाती हैं या फिर ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इन्वर्टेड कॉमर्स के जरिए इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। यहां पर देखते हैं तो वाइड मेन का फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया और इधर आ जाते हैं। स्टेटमेंट में हमने कहा था कि प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। तो जो मार्क्स हैं, मार्क्स न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक के अंदर भी ज्यादातर मार्क्स की वैल्यू को इंटीजर रखा जाता है, बट डिपेंड करता है अगेन आप जो पॉलिसी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी पॉलिसी क्या है। वो पॉइंट्स में रखना चाहता है वैल्यूज को या वो न्यूमेरिक रखना चाहता है, तो डिजिट्स की फॉर्म में रखना चाहता है, तो उन चीजों को आपने डिस्कस करना है, लाजमी मेंशन करना होता है, लाजमी कंसीडर भी करना होता है। अब हम आते हैं, इसके बाद मैसेज डिस्प्ले करेंगे इंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, और इस मैसेज के बाद यूजर से इनपुट लेंगे और वो मार्क्स में इनपुट आ जाएगी। मार्क्स के वेरिएबल के अंदर यूजर ने इनपुट क्या कर दी, फॉर एग्जांपल 71 एंटर कर दी। अब इस मार्क्स के वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू 71 है और ये यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है कि मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मे बी अगर हम ये इस कंडीशन को देखें 71 इज लेस देन इक्वल टू 100, लेकिन पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन बेशक ट्रू है, लेकिन एंड ऑपरेटर की वजह से क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू बिकम्स फॉल्स और पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। पहली कंडीशन के फॉल्स होने के बाद ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और कंट्रोल डायरेक्ट सेकंड कंडीशन पर आ जाएगा जो कि एल्स इफ के जरिए लिखी गई है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि 71 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। यहां पर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है एंड मार्क्स 71, मार्क्स के वेरिएबल में वैल्यू 71 है, इट इज लेस देन इक्वल टू 79, ये भी ट्रू होगी और ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू मींस के ये कंडीशन ट्रू हो गई और कंट्रोल कहां आएगा, इसके स्टेटमेंट ब्लॉक में आ जाएगा और इन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहां पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो इस वजह से डेलीमीटर्स को यूज नहीं किया गया। सी आउट ग्रेड इज इक्वल टू बी और क्या प्रिंट हो जाएगा ऑन द स्क्रीन, ग्रेड इज इक्वल टू बी प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद ये जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं एल्स इफ और ये वाला एल्स इफ, ये सारी की सारी स्किप हो जाएंगी और कंट्रोल लास्ट में गेट ch और टर्मिनेटर की तरफ मूव कर जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इन अनदर केस कि अगर यहाँ 71 नहीं लिखा जाता तब 31 इनपुट कर दिया जाता। अब 31 अगेन पहली कंडीशन फॉल्स है कि जी 31 हमारे पास आ गया जो कि ग्रेटर देन 80 नहीं है, फॉल्स हो गया और ये ट्रू है, लेकिन दोनों का ट्रू होना लाजमी था, तब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। सेकंड ब्लॉक पर आया, सेकंड कंडीशन पर कंट्रोल आया, सेकंड कंडीशन के आगे अंदर फिर ये 71 की बजाय 31 है और 31 इज ग्रेटर देन, ये इधर फॉल्स कर देगा। पहले ये 71 के केस में ट्रू थी, अब 31 वैल्यू आ रही है तब ये इसे फॉल्स कर रहा है और इसके साथ साथ आपके पास क्या चीज आ जाएगी, यहां भी 31 आ गया और 31 इज लेस देन 79, ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स और ये ट्रू, ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, पूरी कंडीशन को फॉल्स कर। अब इसके ये भी फॉल्स होगी, कंट्रोल इधर भी मूव नहीं करेगा, कंट्रोल कहां, अगली कंडीशन पर मूव कर जाएगा।
अगली कंडीशन में फिर 31 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, जो कि ये फॉल्स हो रहा है, एंड मार्क्स 31 इज लेस देन इक्वल टू 69, ये ट्रू हो रहा है, लेकिन फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स को पढ़ा हुआ है, तो उसकी बेस के ऊपर ये आपके पास इस तरह से है। ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंट्रोल पे नेक्स्ट कंडीशन पर मूव कर जाता है, और नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर 31 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगेन ये फॉल्स हो गया, एंड 31 इज लेस देन, ये ट्रू है, लेकिन दोनों फॉल्स एंड ट्रू, ये दोनों में से कोई एक ट्रू हो रहा है और एक फॉल्स हो रहा है, तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। एल्स इफ 31 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब यहां पर कंडीशन ट्रू हो गई, एंड 31 इज लेस देन और इक्वल टू 49, यहां पर भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई, तो एंड ट्रू इट बिकम्स ट्रू, और सी आउट, ये कंट्रोल इसके सी आउट ब्लॉक में आ जाएगा और सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो रिपीट, सो कंट्रोल इसके ब्लॉक में आ जाएगा और सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और क्या प्रिंट करवा देगा, ग्रेड इज इक्वल टू एफ, क्योंकि क्राइटेरिया के मुताबिक 50 से बिलो वाले स्टूडेंट्स फेल हैं। तो इसमें भी उसी क्राइटेरिया को फॉलो किया गया, और वो मैसेज प्रिंट करवा देगा कि 31 मार्क्स के ऊपर ये स्टूडेंट फेल है, इसका ग्रेड फेल आ रहा है, और कंट्रोल एंड कर जाएगा। तो बच्चों इसकी आउटपुट देखें, पहली दफा हमने 71 इंटर किया था, तो इंटर ऑब्टेन मार्क्स और क्या 71, देन 71 के ऊपर हमने कौन सी कंडीशन, ग्रेड बी, ग्रेड इज इक्वल टू बी कैलकुलेट कर ली थी। आफ्टर दिस हमारे पास सेकंड केस आ गया। सेकंड केस में हमने 71 की बजाय 31 इंटर करवाया यूजर से, तो उधर उसने क्या किया, इंटर ऑब्टेन मार्क्स और मैसेज के बाद 31 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद उसने कंपाइलर ने कंडीशंस को चेक किया, और कौन सी कंडीशन, सबसे लास्ट कंडीशन ट्रू हुई, जिसके मुताबिक क्या था, ग्रेड इज इक्वल टू एफ। बच्चों इस प्रोग्राम में आपने एक चेंज देखी होगी कि इस प्रोग्राम में एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं की गई। कल मैंने आपको इसकी थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था कि एल्स स्टेटमेंट एल्स इफ स्ट्रक्चर में ऑप्शनल होती है, अगर ना भी यूज की जाए तो इसमें कोई एरर जनरेट नहीं होता, क्योंकि एल्स इफ स्ट्रक्चर मल्टीपल कंडीशंस पर बेस कर रहा होता है, और एल्स स्ट्रक्चर वो ऑप्शनल होता है, जो अगर हमारे पास कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स आ जाए। लेकिन इस प्रोग्राम में देखें कि इन तमाम कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन ने ट्रू लाजमी होना है, तब ये आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू दे दी जाए, उसे ये प्रोग्राम कंसिडर ही नहीं करेगा और उसके अगेंस्ट कोई भी आउटपुट नहीं जनरेट करेगा। तो बच्चों ये आपके दो मेन प्रैक्टिस प्रोग्राम से, जो आपके बोर्ड के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी समझे जाते हैं। ये प्रोग्राम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, और इसके साथ साथ आप बार बार इससे रिलेटेड मजीद प्रोग्राम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। इस स्ट्रक्चर को बार बार आपने प्रैक्टिस करना है, और क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनाया जाता है पेपर्स के अंदर। उम्मीद है कि आपको आज की एग्जाम्पल समझ आई होंगी, और आज के लिए अल्लाह हाफिज।